नमस्कार, आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बुलेटिन में आपके साथ ऋचा सिंह। आज के बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव की, जहां राष्ट्रीय राजमार्ग पर सड़क हादसों में कई गायों की मौत के मामले ने तूल पकड़ लिया है। इसके बाद रुख करेंगे मध्य प्रदेश के खरगोन की ओर, जहां बरसात के दौरान संभावित हादसों को रोकने के लिए नगर पालिका ने 5 जर्जर मकानों को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया है। वहीं नरसिंहपुर से मानवता को झकझोर कर देने वाली खबर सामने आई है। गोटेगांव थाना क्षेत्र में 8 वर्षीय छात्रा के साथ कथित दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई जारी है। देखिए मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की ये सभी बड़ी खबरें विस्तार से सिर्फ मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बुलेटिन में। राजनांदगांव में उरहडबरी चिचोला राष्ट्रीय राजमार्ग पर सड़क हादसों में कई गायों की मौत का मामला अब तूल पकड़ने लगा है। भारतीय किसान मोर्चा ने प्रशासन, पशुपालन विभाग और एनएचएआई की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए दोषियों पर एफआईआर दर्ज करने और उच्च स्तरीय जांच की मांग की। भारतीय किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवशंकर सिंह ने मुख्य सचिव, कृषि मंत्री, कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, पशुपालन विभाग और एनएचएआई सहित संबंधित अधिकारियों को शिकायत भेजी। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि 5 और 6 अगस्त की रात राष्ट्रीय राजमार्ग पर सड़क हादसों में कई गायें घायल हुई और 1 दर्जन से अधिक गायें घंटों तक सड़क किनारे तड़पती रही। समय पर उपचार और रेस्क्यू नहीं मिलने के कारण उनकी मौत हो गई। शिकायत में इस घटना को पशु क्रूरता और प्रशासनिक लापरवाही बताते हुए संबंधित वाहन चालकों पर एफआईआर दर्ज करने, जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय करने और पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की गई है। फिलहाल इस शिकायत पर संबंधित विभागों की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। अब सभी की नजर प्रशासन की आगामी कार्यवाही पर टिकी हुई है। देखिए, ये बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि हिंदू राष्ट्र और इस राष्ट्र को गाय को गौ माता के नाम से संबोधित किया जाता है। जब एक कृष्णा था तब लाखों गाय सुरक्षित थी, लेकिन आज लाखों करोड़ों कृष्णा होने के बाद एक गाय सुरक्षित नहीं है। लाखों हमारे संगठन हैं जो कहीं न कहीं गायों के संरक्षण के लिए सनातनी के नाम से इससे संचालित हो रहे हैं। सरकार भी दावा करती है बड़ी बड़ी योजनाओं का कि गौ रक्षा के लिए हमने बड़ी बड़ी योजनाएं और ये, लेकिन सारी चीजें भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी हैं। नेशनल हाईवे पे 5 से 7 किलोमीटर की दूरी में 20 से ज्यादा गाय मृत अवस्था में पड़े रहना, ये सारी व्यवस्था की पोल खोलता है। इसमें सारे लोग मिले हुए हैं, पशु क्रूरता अधिनियम के अंतर्गत, और ये हमारा रोड की फैसिलिटी है। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर आपके नागपुर के हमारे नितिन गडकरी जी का ध्यान इसकी तरफ आकर्षित करना चाहूंगा कि आपने इन रोडों का निर्माण कराने के बाद हाईवे पर टैक्स लगाने के लिए अलग अलग एजेंसियों को आपने दिया हुआ, जैसे यहाँ का सोका को मिला है। करोड़ों रुपए की यहाँ से वसूली की जाती है, लेकिन हाईवे पर मिलने वाली सुविधाएं शून्य है, चाहे वो गायों के लिए हो, चाहे आप देखें कि गांव है, गांव के पास में स्पीड बोर्ड नहीं लगे हुए हैं। पशु अगर वहां बैठते हैं तो पशु के लिए कम से कम बैरिकेड व्यवस्था वहां पे होती, बोर्ड लगे रहते और लाइट की व्यवस्था होती, जो कि आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। इसी वजह से आज इस तरीके की बड़ी बड़ी घटनाएं हुई हैं। न्यायालय का आदेश है कि कलेक्टर अपने जिलों में गौठान में जिस तरीके से व्यवस्था थी, गौधन की कुछ न कुछ व्यवस्था करे, लेकिन किसी का भी इस व्यवस्था के प्रति ध्यान नहीं है। मैं आज सुबह से लेकर के शाम हो गई मुझे संबंधित विभागों को बताते हुए, लेकिन इस पर कोई भी विभाग संज्ञान में अभी तक नहीं लिया है, और न ही उन लोगों ने, मैंने कहा कि आप हमारे मीडिया साथियों को बुलाता हूं, आप क्या जो बात रखना चाह रहे हैं उनके साथ में रखेंगे। राजनांदगांव से सी न्यूज संवाददाता तुलसी गौतम की रिपोर्ट। इंदौर इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का शुभारंभ हुआ। सम्मेलन में देश विदेश के शिक्षाविदों, विशेषज्ञों और विद्यार्थियों ने भाग लिया। फार्मास्यूटिकल साइंस के क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बदलती भूमिका और भविष्य की संभावनाओं पर गहन चर्चा की गई। सम्मेलन के मुख्य अतिथि नई दिल्ली में से डॉक्टर मोटू पटेल रहे, जबकि वरिष्ठ अतिथि के रूप में दीपेंद्र सिंह उपस्थित रहे। वक्ताओं ने कहा कि एआई फार्मेसी शिक्षा, अनुसंधान और स्वास्थ्य सेवाओं में नई संभावनाएं खोल रहा है और ये सम्मेलन वैश्विक स्तर पर विचार विमर्श का महत्वपूर्ण मंच है। संस्थान के पदाधिकारियों ने कहा कि इंदौर इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी पिछले 22 वर्षों से गुणवत्तापूर्ण फार्मेसी शिक्षा, अनुसंधान, नवाचार और कौशल विकास के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभा रहा है।
2 दिनों तक चलने वाले इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में एआई आधारित फार्मेसी शिक्षा, रिसर्च और हेल्थ केयर के नए आयामों पर विभिन्न तकनीकी सत्र आयोजित किए जाएंगे। कॉलेज में हो रहा है, आप सभी लोग उपस्थित हैं। क्या मुख्य विषय इस कॉन्फ्रेंस के अंतर्गत रखेगा? आज जो इंदौर फार्मेसी कॉलेज में कॉन्फ्रेंस हो रही है 2 दिन की, उसमें मेजर फंक्शन हमारा वही है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हेल्थ केयर सिस्टम में अच्छी तरह उपयोग करके पेशेंट सेफ्टी से लेकर इंडस्ट्री में जो नई दवाई को शोध करने के तक कैसे उस पर सोच विचार किया जा सकता है और कैसे उसको अडॉप्ट किया जा सकता है, और ज़्यादा से ज़्यादा फार्मासिस्ट को टेक्नोलॉजी के साथ जुड़कर नए इनोवेशन में उपयोग कर पूरे वर्ल्ड में हमारे फार्मासिस्ट कैसे काम कर सकते हैं, उसके लिए 2 दिन का मार्गदर्शन दिया जाएगा। सर, इसमें देश भर से आप लोग आए, कहाँ से इसमें? अभी पूरे इंडिया और अदर कंट्री के सारे एक्सपर्ट आए हैं जो इस पे मार्गदर्शन देंगे, और मुझे लगता है कि जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट है वो इस पे ज़्यादा बात करने वाले हैं, जो एआई इन हेल्थ केयर सिस्टम पे ज़्यादा फोकस करेंगे। तो फार्मेसी सब्जेक्ट में भी एआई को रखा जाएगा, इसको लेकर भी चर्चा हो रही है, इसको लेकर? अभी हमारे नए सिलेबस में फार्मेसी का जो बी फार्मा का सिलेबस है उसमें मेडिकल डिवाइस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दोनों को ही हमने जोड़ा है, क्योंकि आने वाले समय में और अभी के समय में ये दोनों ही अहम कड़ी है जो हर एक पेशेंट की डायग्नोसिस से लेकर दवाई देने तक की पूरी सिस्टम में दोनों टेक्नोलॉजी का उपयोग होता है। आपका परिचय दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर मंटू कुमार पटेल है, प्रेसिडेंट फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, न्यू दिल्ली। का विषय है, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से कॉलेज परिवार इसको आयोजित करना है? देखिए, पहले तो हम अपने फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट और हमारे ईआरसी के प्रेसिडेंट, हमारे स्टेट फार्मेसी के प्रेसिडेंट और जो माननीय सदस्य हैं, उन सबका बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करते हैं कि उन्होंने इस विषय की गंभीरता को समझते हुए इस 2 दिन की जो हमारी गोष्ठी है, एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है, और इसके साथ जो हमारे एमिनेंट स्पीकर्स हैं उनका मैं अभिवादन करता हूँ कि वो लोग आए, क्योंकि ये बहुत एक गूढ़ विषय है। ये भारत के भविष्य से जुड़ा हुआ विषय है कि आज एआई जो हमारे लिए चुनौती है उसको हम अपना मित्र बना करके अपने छात्रों को, इस युवा पीढ़ी को उन संघर्षों के लिए तैयार करें जो उनको आने वाले हैं। और उसका एक ही तरीका है कि हम अपने बच्चों को एआई में दक्ष करें, और जो इतना बढ़िया टेक्निक है उससे डरने की जगह उसका सामना करें। इसलिए फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने जो स्टेप उठाया है कि सिलेबस को एक अधुनातन रूप दिया है, वो एक सराहनीय प्रयास है। और इंडिया, हमारा जो इंदौर इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी है वो इसमें बहुत ही गतिशील है, और हम अपने सिलेबस में पूरे जो यूनिवर्सिटी आपका जो सिलेबस है पीसीआई का, उसके साथ साथ हर सेमेस्टर में 40 घंटे का एक विशेष प्रशिक्षण दे रहा है। यानी इसका मतलब हुआ कि 8 सेमेस्टर हुए तो 8 सेमेस्टर में 8 बार 40 घंटे का एक विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा बच्चों को, जो कि उनको दक्ष करेगा एआई के यूज करने में, चाहे वो ड्रग डिस्कवरी का मामला हो, क्लिनिकल रिसर्च का हो, पेशेंट की सेफ्टी का हो, रेगुलेटरी हो। तो इन सब कामों में बच्चे किस तरह से एआई का यूज करेंगे, इस पर हमारे जो विद्वान लोग हैं वो समीक्षा करेंगे, वो अपने व्याख्यान देंगे, क्योंकि वो बहुत आवश्यक हो गया है आज के जमाने में। क्योंकि इस तरह का माहौल बन रहा है कि अगर हमने उसका समुचित उपयोग नहीं किया, और अभी हाल ही में दीपेंद्र सर ने और हमारे प्रेसिडेंट साहब ने एक बहुत अच्छा सजेशन दिया कि जो नए बच्चे आएंगे उनका तो आप उनको सिखा देंगे, जो हमारे 2nd ईयर, 3rd ईयर और फाइनल ईयर में बच्चे उनका क्या करें। तो उसके लिए जो आपका सजेशन है वो हम तुरंत स्वीकार कर रहे हैं, और इंदौर इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी उसमें अग्रणी रहेगा। और जो हमारे एग्जिस्टिंग बच्चे हैं उनका शीघ्र ही हम एक ब्रिज कोर्स आपके साथ बैठ करके बनाएंगे और उसको शुरू करेंगे। ताकि सरकार की ओर से क्या किसी प्रकार का कोई विशेष इसके लिए बेनिफिट मिलेगा? नहीं, सरकार का तो ये उनका तो एक हमारे प्रधानमंत्री जी का स्वप्न है कि वे आत्मनिर्भर बनिए और एआई में आगे आइए। तो हमें किसी वित्तीय सहायता की आवश्यकता नहीं है, हमें केवल सरकार का जो मार्गदर्शन है वो प्राप्त है, और उनके नुमाइंदे यहाँ बैठे हैं, उनके प्रतिनिधि यहाँ बैठे हैं। तो ये इस बात का प्रमाण है कि भारत सरकार ये चाहती है कि इस तरह के प्रयासों में को हम आगे बढ़ाएं। और इतने डिग्नेटरीज आए हैं बाहर से, तो वो इस बात का सूचक है कि इसकी गंभीरता को समझा जा रहा है। उसके लिए हम उनका अभिनंदन करते हैं। आपका नाम और पता? मैं अरुण एस भटनागर हूँ, मैं ग्रुप एडवाइजर हूँ आईएसटी ग्रुप का, जिसमें 3 कॉलेज हैं हमारे, इंदौर इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंदौर इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी
and Indore Institute of Management Research. इंदौर से सी न्यूज संवाददाता राकेश रैकवान की रिपोर्ट। छिंदवाड़ा जिले के जुन्नारदेव में आगामी 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियों को लेकर जनपद पंचायत के सभाकक्ष में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में राष्ट्रीय पर्व को हर्षोल्लास और गरिमापूर्ण तरीके से मनाने के लिए विभिन्न विभागों को जिम्मेदारियां सौंपी गईं। एसडीएम राजनंदिनी सिंह ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम की रूपरेखा तय की गई। निर्णय लिया गया कि सभी शासकीय एवं अर्ध शासकीय कार्यालयों और विद्यालयों में सुबह 8 बजे से पहले ध्वजारोहण किया जाएगा। कार्यक्रमों की सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी स्थानीय पुलिस को सौंपी गई है। बैठक में तहसीलदार ज्योति ठोके, जनपद अध्यक्ष सविता बोसम, जनपद सीओ रश्मि चौहान, नगर पालिका अध्यक्ष रमेश सालोडे सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी, कर्मचारी, जनप्रतिनिधि और पत्रकार मौजूद रहे। स्वतंत्रता दिवस को सफल और सुव्यवस्थित ढंग से मनाने के लिए सभी विभागों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करने के निर्देश दिए गए। जुन्नारदेव छिंदवाड़ा से कैमरा पर्सन शानू के साथ सी न्यूज संवाददाता वीरेंद्र अग्रवाल की रिपोर्ट। खरगोन में बरसात के मौसम के बीच संभावित हादसों को रोकने के लिए नगर पालिका ने जर्जर और खतरनाक मकानों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। शुक्रवार को नगर पालिका ने 5 जर्जर मकानों को बुलडोजर की मदद से ध्वस्त कर दिया। नगर पालिका के अमले ने सुरक्षा व्यवस्था के बीच शिवडोला मार्ग पर स्थित 5 जर्जर मकानों को जेसीबी की सहायता से गिराया। कार्रवाई के दौरान आसपास बैरिकेडिंग कर क्षेत्र को सुरक्षित किया गया ताकि किसी प्रकार की दुर्घटना न हो। स्वास्थ्य अधिकारी प्रकाश चित्ते ने बताया कि मकान मालिकों को पहले ही नोटिस जारी कर स्वयं जर्जर भवन हटाने के निर्देश दिए गए थे। इसके बावजूद कार्रवाई नहीं होने पर नगर पालिका ने बुलडोजर चलाकर मकानों को ध्वस्त किया। उन्होंने बताया कि गुरुवार को कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने शिवडोला मार्ग का निरीक्षण किया था। निरीक्षण के दौरान मकानों की जर्जर स्थिति को देखते हुए कलेक्टर ने तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए थे। गिराने की कार्रवाई की जा रही, पूरी नगर पालिका की टीम भी यहाँ पर मौजूद है, नोटिस भी दिए गए थे पहले। क्या सर किस प्रकार की कार्रवाई का ध्यान? जी हाँ, खरगोन शहर में कम से कम 28 मकान ऐसे थे जिनको नगर पालिका ने हटाने के लिए नोटिस दिए गए थे, जो जीर्ण शीर्ण थे, बहुत खतरनाक स्थिति में खड़े थे। उसी क्रम में आज ये शिवडोला मार्ग पे कल जो कलेक्टर महोदय और एसपी महोदय ने जो हमको निर्देश दिए गए थे कि इस रोड पे बहुत खतरनाक मकान है, 2-3 मकान चिन्हित करके गए थे, उनको आज ही गिराने के निर्देश दिए गए थे। इसी तारतम्य में आज ये 2 मकान गिराए गए, 3 मकान गिराए गए हैं जो बहुत खतरनाक स्थिति में थे। कोई रहवासी मकान थे सर, ये खाली नहीं, पूर्ण रूप से खाली थे। ये तो क्षतिग्रस्त मकान थे, रहने जैसे योग्य भी नहीं है ये। इनका कुछ सामान पड़ा हुआ था, इनसे बातचीत करके हमने आज इनको हटा दिया। तो आगे भी सर इसमें कार्रवाई जारी? जी, इस रोड पे जो भी मकान आ रहे हैं आज उनको चिन्हित कर लेते हैं। यदि वो लोग नहीं हटाते तो उनको भी हम हटा देंगे। लेकिन मेरा एक निवेदन था आपसे, मैं राकेश यादव, खरगोन से सी न्यूज संवाददाता नीलेश की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले में मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई। दरअसल गोटे गांव थाना क्षेत्र में 8 वर्षीय छात्रा के साथ कथित दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या कर दी गई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार गोटे गांव थाना क्षेत्र के बोरतला गांव की रहने वाली 8 वर्षीय बच्ची शासकीय स्कूल में कक्षा 3री की छात्रा थी। आरोप है कि सोमवार को अन्नू यादव नाम का युवक स्कूल पहुंचा और बच्ची से कहा कि उसके पिता ने उसे घर बुलाया है। बच्ची शिक्षक से अनुमति लेकर आरोपी के साथ चली गई। आरोप है कि आरोपी बच्ची को जंगल में ले गया, जहां उसके साथ दुष्कर्म करने के बाद उसकी हत्या कर शव जंगल में फेंक दिया। बच्ची घर नहीं पहुंची तो परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की और पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक ऋषिकेश मीणा के निर्देशन में पुलिस टीम ने तलाश अभियान चलाया। वहीं जांच के दौरान जंगल से बच्ची का शव बरामद किया गया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के अनुसार पूछताछ में आरोपी ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है। नरसिंहपुर मध्य प्रदेश से सी न्यूज संवाददाता दीप तिवारी की रिपोर्ट। राजगढ़ जिले की सारंगपुर ऑपरेशन चक्षु के तहत सीसीटीवी कैमरों की मदद से 24 घंटे के भीतर मोटरसाइकिल चोरी का खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने चोरी की गई बाइक भी बरामद कर ली है। पुलिस के अनुसार 1 अगस्त को फरियादी धोलाजी नगर धननगर से शिकायत दर्ज कराई थी कि बीजेपी कार्यालय सारंगपुर के सामने खड़ी उनकी हीरो स्प्लेंडर मोटरसाइकिल चोरी हो गई है। शिकायत दर्ज होने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। पुलिस अधीक्षक अमित तोलानी के निर्देशन में 2 विशेष टीमों का गठन किया गया। एक टीम ने संदिग्धों की तलाश की, जबकि दूसरी टीम ने करीब 75 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। सीसीटीवी विश्लेषण के आधार पर पुलिस ने आरोपी बनवारी उर्फ बबलू सेन निवासी जरखी थाना सुंदरसी जिला शाजापुर को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के कब्जे से चोरी की गई हीरो स्प्लेंडर मोटरसाइकिल, जिसकी कीमत करीब 45,000 रुपए बताई गई है, बरामद कर ली गई।
राजगढ़ से सीनियर संवाददाता जावेद खान की रिपोर्ट। रीवा जिले के जवा तहसील अंतर्गत ग्राम बरहुला की प्राथमिक शाला में शिक्षा व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। विद्यालय में शिक्षकों की कथित अनियमित उपस्थिति, बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होने और जनप्रतिनिधियों से अभद्र व्यवहार के आरोपों ने मामले को चर्चा का विषय बना दिया है। जानकारी के अनुसार विद्यालय के बच्चों ने लगातार शिकायत की थी कि शिक्षक नियमित रूप से स्कूल नहीं आते, जिससे पढ़ाई प्रभावित हो रही है। शिकायतों की सत्यता जानने के लिए ग्राम पंचायत बरहुला की सरपंच शकुंतला तिवारी और मंडल उपाध्यक्ष दीपक तिवारी विद्यालय पहुंचे। मामले की जानकारी मिलने पर संकुल प्राचार्य घनश्याम सिंह मौके पर पहुंचे। बताया जा रहा है कि उन्होंने शिक्षक और जनप्रतिनिधियों के बीच विवाद होने तथा अभद्र भाषा के प्रयोग की जानकारी से वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया। ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच, शिक्षकों की उपस्थिति की समीक्षा तथा बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होने के आरोपों की जांच कर दोषी पाए जाने पर संबंधित शिक्षक के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल ये मामला क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है और शिक्षा विभाग की कार्रवाई पर सभी की नजरें टिकी हुई है। आपका नाम? घनश्याम सिंह बघेल जी, यहाँ पे आज सरपंच साहब आई थी, क्या कुछ यहाँ पर देखने को मिला है? हाँ, सरपंच साहिबा और उनके प्रतिनिधि आए थे, तो लगभग 10 बजे आ गए थे ये लोग और प्रार्थना के समय थे। प्रार्थना में जो टीचर नहीं थे उनके लिए कहे कि वो कारण बताओ नोटिस जारी करो, तो अपने यहाँ से जारी किए हैं। फिर इसके बाद पानी का भी दौर आज चलता रहा और क्लासों में जाके निरीक्षण किए, वहाँ कुछ जानकारी लिए, बीच बीच में हमको भी बुलाए और इसके बाद फिर वहाँ गए, उस प्राइमरी कक्ष में गए। तो प्राइमरी कक्ष में अभिभावक रजिस्टर मांग रहे थे, तो श्री संत कुमार तिवारी जी से मैं पूछा कि अभिभावक रजिस्टर दिखाइए, तो बोले कि अभिभावक रजिस्टर नहीं है, मैं फ़ोन से जानकारी ले लेता हूँ। तो मैं बोला कि नहीं बना है तो उसको बनाइए। फिर इसके बाद इन लोगों के बीच आपसी कुछ चूँकि गांव एक ही है तो आपस में कुछ बातचीत होने लगी, फिर आवाज़ तेज़ी से होने लगी। इसके बाद फिर हम इन लोगों को वहाँ से लेके चले आए, तो बाद में लास्ट में वो ये बोले कि तुम सरपंच 2 ही साल रहोगे, हम देखेंगे। इतनी बात हुई कि आप पूरे समय में भाई क्लास चूँकि चलती है तो क्लास का भी ध्यान रखा जाए आपके द्वारा, और फिर इसके बाद आपकी स्कूल है, आ सकते हैं जब भी चाहे तब भी आ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आपके आने से सुधार ही होगा। लगभग 1:30 बजे वो आए और वो काफ़ी सहमे हमको दिखे और बोले कि मैं जा रहा हूँ, अगर मैं नहीं जाऊँगा तो हमारी तबीयत खराब हो सकती है, मैं फांसी भी लगा सकता हूँ। तो मैं बोला कि आवेदन दे के जाइए आप, तो आवेदन दिए, तब वो गए। तो उनकी जगह पे मैं राम गोपाल वर्मा को वो ड्यूटी लगा दिया हूँ और बच्चों को भी बोले कि वो सहमे है, वो कल से स्कूल नहीं आएंगे। टीचर आपके नहीं आते हैं? इंग्लिश वाले सर कभी नहीं लेते हैं क्लास। हाँ। उन्हें अभी प्रमोशन करके वर्ग 2 के आए हैं, तो अभी उन्हें प्रमोशन करके आए हैं, तो उन्हें पढ़ाने के लिए 11वीं मिले हैं 10th से। हाँ। तो कभी नहीं आते, वो पता नहीं क्या पढ़ाते, बच्चों को समझ में नहीं, उनसे बनता ही नहीं। अच्छा। अभी कभी आते ही नहीं, प्रिंसिपल सर के पास गए तो सुने, 1-2 बार बोले कि वो अभी बिजी हैं, तो इसलिए नहीं आए। वो अतिथि वाले टीचर हैं या वैसे टीचर है, परमानेंट टीचर है? परमानेंट आए हैं, अभी रेगुलर टीचर। पहले आते शिक्षक रहे, लेकिन अभी नए उनका प्रमोशन हुआ है, तो कभी वो क्लास में आए ही नहीं। 1-2 दिन आए हैं, तो पता नहीं क्या पढ़ा कर चले गए, बच्चों को कुछ पता ही नहीं। आप अब नहीं आते उसके बाद? फिर आप पढ़ाने नहीं आते हैं? नहीं आए, हमारी तो बिजी रहा। बहुत बार उनको बुलाना मिला था, बहुत बार उनको बुलाने भी गए हैं, तो किसी पता नहीं क्या काम था, वो आते ही नहीं। उनका नाम क्या है? उनका नाम है शैलेंद्र वर्मा है ना? स्कूल नहीं आते हैं? स्कूल नहीं आते, स्कूल आते हैं, क्लास में नहीं आते। अच्छा, बोलते हैं कुछ जरूरी काम है, इस बोर्ड बच्चों की परीक्षा होगी, वही ना, क्या बच्चे लिखेंगे जब उसे कुछ आता ही नहीं। एक उनको क्लास कर बताएंगे दिग्दर्शिका, कभी कुछ लेखक का नाम सिर्फ दिग्दर्शिका बताते हैं, गाइड का नाम बताते हैं, लेखक का नाम। और हिंदी वाले सर हैं तो वो कभी आते नहीं है, उनको बुलाने जाते हैं तो सुनते ही नहीं। हिंदी वाले भी रेगुलर टीचर। हिंदी वाले सर का क्या नाम है आपके? उनका नाम है
शिव वतन निर्वाह। अच्छा, वो भी स्कूल नहीं आते हैं? आए हैं अभी कुछ दिनों से पढ़ाने लगे। बाद जब से मैं स्कूल आई हूँ तब से वो 1-2 दिन बस आए हैं, कई 2-4 दिन बस आए हैं। उसके बाद से कभी नहीं आए अपने पेट में। गेस्ट वाले टीचरों के माध्यम से ही तो स्कूल चलता था। वो एक दिन ना आए टीचर गेस्ट वाले, फिर स्कूल में पढ़ाई नहीं हुई। जो परमानेंट टीचर है ये लोग नहीं पढ़ाते हैं, है ना? बहुत कम पढ़ाते हैं, क्लास नहीं आते हैं। गेस्ट वाले टीचर हैं इसीलिए पढ़ाई होती, इसलिए आते हैं। और जब हम लोग बुलाने जाते हैं तो कभी अपने से क्लास बहुत कम आते हैं, है ना? जब बुलाने जाते हैं जबरदस्ती चलिए प्लीज चलिए तब आते हैं। तो कुल मिलाकर गेस्ट वाले पढ़ाते हैं तो यहाँ के बच्चे पास होते हैं। अगर गेस्ट वाले न पढ़ाए तो पास नहीं होना शायद मुश्किल हो सकता है। ठीक। मेरा नाम दीपक तिवारी, मैं अतरैला मंडल का मंडल उपाध्यक्ष हूँ। मैं कल और आज 2 दिन से बरहुला स्कूल में कई बार आवेदन दिया गया कि यहाँ पे बच्चे क्लास में नहीं आते। अगर 41 बच्चे हैं तो 4 बच्चे 5 बच्चे रहते हैं। मैं निरंतर ये आवेदन 2 साल से दे रहा हूँ, 2022 से दे रहा हूँ। आज तक स्कूल में कोई सुधार नहीं हुआ। मैं 2 दिवस से सरपंच के साथ आ रहा हूँ तो यहाँ कुछ लोकल टीचर लोग हैं, वो मुझे धमकी दे रहे हैं और बोलते हैं कि तू किस हैसियत से आता है। और मैंने उनसे क्लास में देखा कि आपका रजिस्टर मेंटेन है, कितने बच्चे आते हैं या नहीं आते हैं। उस रजिस्टर को मांगा। इस गर्मी में संत कुमार तिवारी ने बोला कि मैं फांसी लगा लूँगा, मुझे टॉर्चर किया जा रहा है, मुझे जान से मारने की धमकी दे रही। मैं जब ये सब बात किया हूँ, माननीय प्रिंसिपल साहब वहाँ मौजूद थे और उनका CCTV वीडियो भी मैंने बनाया। दोनों लोग आमने सामने बैठ के बात करे तो उन्होंने बोला कि मैं भी नहीं बनाऊँगा। और जो सरपंच को बोले कि तय 2 साल सरपंच रहे तो का देख ले। तो मैंने बोला प्रिंसिपल साहब से कि ये भाषा में बात कर रहे हैं, आपके टीचर हैं। और मैंने बोला कि बच्चों के पिताजी से संपर्क क्यों नहीं किया जा रहा है। तो उन्होंने बोला कि मैं बच्चों के पिताजी से संपर्क किया हूँ फ़ोन से। तो मैंने बोला आप वो रजिस्टर दिखा दीजिए, संपर्क रजिस्टर। तो बोले तय काहे आए, तय को तोका काहे दिखाऊँ। तो हमने बोला प्रिंसिपल साहब आप मांगिए। तो उन्होंने मांगा। उन्होंने बोला प्रिंसिपल साहब से, प्रिंसिपल साहब ने मुझे बोला कि आप आके पढ़ाई प्रभावित होती है आपके द्वारा। तो मैंने बोला कि प्रिंसिपल साहब आज 3 साल से पढ़ाई नहीं हुई, लड़के की आपके 600 लड़के हैं, 600 में मुश्किल से 150 लड़के आते, तब आपने पढ़ाई नहीं देखा। आज आपके मेरे आने से पढ़ाई प्रभावित हो रही। मुझे बड़ा दुख हुआ कि माननीय कमिश्नर साहब, माननीय मोहन सरकार ये अभियान चलाया कि स्कूल में पढ़ाई हो। अगर मेरे आने से स्कूल के टीचर आके प्रिंसिपल साहब से बोल के गए कि मैं जब तक ये आएगा तो मैं स्कूल नहीं आऊँगा, मैं फांसी लगा के मर जाऊँगा। अब बोले हैं कि हम ना स्कूल जाऊं तो करे खो कैले। मैं प्रिंसिपल साहब से विनती कर रहा हूं कि मुझे लिख के एक आवेदन दे दीजिए। इसके लिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं। बाकी जो उन्होंने बोला है उसकी मैं वीडियो आपको शासन से क्या मांगे आपकी? शासन से मेरी ये मांग है कि संत कुमार तिवारी इस तरह अभद्र भाषा को उपयोग किए तो मेरी ये उनसे रिक्वेस्ट है प्रिंसिपल साहब के कि माननीय कमिश्नर साहब और उनके साथ मेरे साथ और सरपंच के साथ चल के बयान दें कि हाँ इस तरह बोला गया है। इतनी मेरी मांग है बस। और मुझे जान से मारने की धमकी दी है, सरपंच को दी है। अगर मेरा मर्डर होता है और सरपंच के ऊपर कोई कार्रवाई होती है तो उसके जिम्मेदार संत कुमार तिवारी है। रीवा से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ। श्री मंगलनाथ मंदिर उज्जैन, परम पूज्य बाबा अमर भारती जी के सानिध्य में वैदिक एवं तांत्रिक परंपरा के अनुसार हवन, पूजन एवं अनुष्ठान। यदि आप जीवन की विभिन्न समस्याओं के समाधान हेतु धार्मिक अनुष्ठान कराना चाहते हैं तो मंगलनाथ मंदिर में श्रद्धा पूर्वक संपर्क करें। विशेष अनुष्ठान, शत्रु शांति एवं रक्षा हेतु पूजन, व्यापार उन्नति हेतु हवन पूजन, भूमि एवं संपत्ति संबंधी मामलों की मंगल कामना हेतु अनुष्ठान, गृह कलह एवं पारिवारिक सुख शांति हेतु पूजन, अन्य धार्मिक एवं वैदिक अनुष्ठान। विशेष सुविधा, देश विदेश में रहने वाले श्रद्धालु नाम एवं गोत्र के माध्यम से भी पूजन अनुष्ठान संपन्न करा सकते हैं। संपर्क करें परम पूज्य बाबा अमर भारती जी, मोबाइल 92325 85669, पता श्री मंगलनाथ मंदिर, बाबा महाकाल की नगरी, अवंतिका क्षेत्र, उज्जैन, मध्य प्रदेश। हर हर महादेव।
जय श्री मंगलनाथ। जय मंगलनाथ। उज्जैन मंगलनाथ मंदिर पुजारी महंत बाबा अमर भारती मंगलनाथ से मंगल ग्रह का जन्म स्थान, नवग्रह उसमें मंगल ग्रह का जन्म स्थान शिव स्वरूप में। जिन जातक की कुंडली में मंगल का दोष होता है या मांगलिक कुंडली होती है, जैसा कि 1, 4, 7, 8 और 12वें स्थान पर जहाँ भी मंगल होता है, पत्रिका में मंगल पूर्ण होता है। उस पूर्ण मंगल दोष निदान के लिए भगवान मंगल का दही और भात का पूजन करने से समस्त प्रकार के मंगल दोष का निदान होता है। मंगल ग्रह अग्नि तत्व अंगार के समान उनका स्वरूप है। उनके शरीर पर शिथिलता प्रदान करने के लिए दही और भात का भगवान पर लेप करने से मंगल दोष निदान होता है। मेष और वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल। जय मंगलनाथ। हर हर महादेव।